नमस्कार दोस्तों, टॉप परसेंट एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस सीरीज में, इस सेक्शन में हम यूनिट वाइज जो क्वेश्चंस हैं आपके, उसको एक बार हम देखने की कोशिश करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या आपके तैयारी का तरीका होना चाहिए, ऐसा क्या हो जिस तरीके से मैं उसका अध्ययन करूं। तो हम कुछ प्रश्नों का एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर और फिर कक्षा करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि हाँ, अगर मैं जब प्रश्न देखता हूँ पेपर में तो मैं क्या स्ट्रेटजी यूज़ करूँ। दूसरा क्या है, जैसे कि मान लीजिए कई बार अभी रिसेंट टाइम में देख रहा हूँ, कई विद्यार्थी हैं जो टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा दूर हैं। तो ऑनलाइन पेपर में उनकी सबसे बड़ी समस्या रहती है कि सर क्वेश्चंस छूट जाते हैं, मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाता या नहीं कर पाती। तो ऐसे में भी मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगा। ये हम 10 क्लासेस का एक सेक्शन करेंगे, जिसमें एक क्लास में हम एक यूनिट को पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी क्लास में दाखिला चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। रेगुलर क्लासेस चल रही है, क्लासेस के साथ साथ ये जो प्रैक्टिस आप देख रहे हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस भी हैं, मॉक टेस्ट भी हैं, क्रैश कोर्स भी है, डाउट सेशंस भी हैं, लाइव क्लास है सारी। तो आप जब चाहें एडमिशन ले सकते हैं। भले ही आप चाहें तो एप्लीकेशन से डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, भले ही आप चाहें तो हमसे डायरेक्ट बात करके एडमिशन ले सकते हैं। तो ये दोनों आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आज हम यूनिट 10th की बात करते हैं, अप्लाइड एथिक्स की बात करते हैं, अप्लाइड फिलॉसफी की बात करते हैं, अनुप्रयुक्त दर्शन शास्त्र जिसे आप कहते हैं उसकी बात करते हैं। अनुप्रयुक्त दर्शन शास्त्र बेसिकली, जैसे मैं हमेशा कहता हूं आपको, कि फिलॉसफी की वो ब्रांच है जिसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। एथिक्स जो है फिलॉसफी का वो सेक्शन है जिसको एक आम व्यक्ति अपने जीवन में उतारता है, ठीक है। तो इसलिए नैतिक शास्त्र को हम पढ़ते हैं हमारी अप्लाइड फिलॉसफी में, या फिर इसको हम अप्लाइड एथिक्स भी कहते हैं। हालांकि अप्लाइड एथिक्स कहना थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा सा अजीब सा एक शब्द है, बट ठीक है, क्योंकि एथिक्स तो वैसे भी एप्लीकेबल ही होती है, उसको अप्लाई की जरूरत नहीं है। अनअप्लाइड एथिक्स नहीं होती है। एथिक्स का मतलब ये जो लागू होने लायक है, एथिक्स का मतलब ये, नैतिकता का मतलब ही यही है। तो अप्लाइड एथिक्स सबसे आसान यूनिट्स में से एक यूनिट है, ज्यादा टफ नहीं है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। मैं कुछ वो टिप्स और वो ट्रिक्स आपको समझाऊंगा जिसके बिहाफ पे या जिसके मदद से आप क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पाएंगे, और बहुत सारे इसको मैं इस तरीके से कहूँ कि बहुत सारे डाउट्स आप अपने दूर कर पाएंगे। ठीक है, तो हम वो सब जानने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, पहली जो बात है, या फिर अप्लाइड एथिक्स पढ़ने से पहले दिमाग में ये बात अपने क्लियर कर लीजिएगा, अप्लाइड एथिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो पॉजिटिविटी से भरे हुए होते हैं। मतलब जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो पॉजिटिव 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 होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। दूसरा, जब आप ये क्वेश्चंस करें अप्लाइड फिलॉसफी वाले या अप्लाइड एथिक्स वाले, तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें आप खुद को सेंटर में रखिएगा, खुद को आप एक कैरेक्टर बना लीजिएगा, और फिर आप सोचिएगा कि यार क्या होना चाहिए था। अगर मैं मेडिकल एथिक्स की बात करता हूं तो आप खुद को डॉक्टर बना लेना, और अगर पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे करता हूं तो पेशेंट बना लेना। अगर मैं मीडिया एथिक्स की बात करता हूं, तो अगर मैं बात कर रहा हूं रिपोर्टर की, तो आप खुद को रिपोर्टर बना लेना, और अगर बात करता हूं मैं हमारी पॉपुलेशन की, तो आप खुद को पॉपुलेशन बना लेना। मीन्स जब तक आप उस कैरेक्टर में नहीं जाएंगे तब तक अप्लाइड एथिक्स, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट भी अप्लाइड एप्लीकेबल सब्जेक्ट है। एप्लीकेबल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ही यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि भैया खुद के ऊपर उसे अप्लाई करके देख लो, आंसर आ जाएगा। मैं कहता हूं चोरी करना बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि उससे एक व्यक्ति का घर चलता है, तो उसमें बुराई क्या है। अब अगर आप खुद को चोर की जगह रखकर देखेंगे तो शायद आप सोचेंगे कि बात तो ठीक है, लेकिन जिस घर में चोरी हुई है अगर खुद को वहां रख के देखेंगे तो आप कहेंगे बात तो गलत है। एप्लीकेबल, जहां आप अप्लाई करेंगे वहां आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। अगर आप चोर के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने मेहनत किया। लेकिन जिस घर में चोरी हुई है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, घर लुट गया। एप्लीकेबल एप्लीकेशंस हैं ये सारी। तो अप्लाइड एथिक्स भी एप्लीकेशन बेस्ड है। जो भी कंसेप्ट मैं आपको दूंगा या जो भी कंसेप्ट एग्जाम में आता है, आप भले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देख लीजिए,
आपको खुद को उस कैरेक्टर में डालना पड़ेगा और फिर आप सोचिएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, ये मेरा चैलेंज है। आप मत पढ़िए सिलेबस, मत पढ़िए कुछ, मत पढ़िए आप अप्लाइड एथिक्स के अंदर। केवल क्वेश्चंस को इत्मीनान से पढ़ना, बहुत हल्के से पढ़ना, बहुत ही शांति से पढ़ना, और उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर आप ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे। जल्दबाजी वाला काम अप्लाइड एथिक्स में नहीं होता है भैया, ध्यान रखना। थोड़ा सब्र के साथ पढ़ो, मत चाहे से आप सिलेबस मत पढ़ो, आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन बहुत प्यार से पढ़ो। तो जितना आप पॉजिटिविटी के साथ उसे सोचेंगे, जितना आप पॉजिटिविटी के साथ जाएंगे, वो आपका आंसर सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने देखिए, क्वेश्चन आपके सामने देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। सिंपल क्वेश्चन है, तो बहुत टिपिकल या कोई बहुत ही ज्यादा पेचीदगी भरा क्वेश्चन नहीं है कि जो एथिक्स है, जो नैतिकता है, वो भी एक तरह का विज्ञान है। अब ये कौन सा विज्ञान है? क्या ये कंप्लीटली एक पॉजिटिविटी वाला साइंस है? क्या ये नेगेटिविटी वाला साइंस है? क्या ऐसे कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ मानक हैं, या ये एक तरह का सिद्धांत है, एक थ्योरी है? अब एक थोड़ा सा दिमाग आप लगाइएगा, थोड़ा सा, कि यार नैतिकता के को किस तरीके से मैं एलोब्रेट करूं। भाई ठीक है, एक नेगेटिविटी में हटा देता हूं, नकारात्मकता में हटा देता हूं विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड, कि यार ये तो नहीं हो सकता, तो इसको मैं हटा देता हूं। अब आंसर बच गए आपके पास ए, सी और डी। इन तीनों में से एक आंसर है, ये कंफर्म है, बी नहीं है। अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि आप खुद को एक कैरेक्टर में बनाकर रखिए, आप खुद को एक सेंटर में रख लीजिए। मैं कहूं कि एथिक्स मीन्स ओनली पॉजिटिविटी, तो कहीं ना कहीं ये क्लैश करता है कि नहीं यार, एथिक्स मीन्स नॉट ओनली पॉजिटिविटी, सकारात्मकता तो नहीं, प्रॉपर सकारात्मकता तो नहीं हो सकती। हाँ ठीक है, पॉजिटिविटी या सकारात्मकता जो है एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है नैतिकता की, एथिक्स की विशेषता हो सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से सकारात्मकता नैतिकता को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ये क्लियर रखिएगा। सेकंड हमने हटाई दिया, थर्ड ऑप्शन पे आते हैं मानक। इसके ये पैरामेटिकल साइंस है, इसके ये पैरामीटर्स को डिफाइन करती है कि भैया ये पैरामीटर्स हैं, ये यहां तक गया तो सही है, यहां गया तो गलत है, यहां तक गया तो एप्लीकेबल है, यहां तक गया तो फिर गलत हो जाएगा, ये एक्सेप्टेबल है, ये नॉन एक्सेप्टेबल है, हाँ ये सही है। फोर्थ आता है कि ये एक प्रिंसिपल है, ये एक सिद्धांत है, ये एक थ्योरी है। नहीं, सिद्धांत क्यों नहीं हो सकता, समझिएगा, दिमाग लगाइएगा। सिद्धांत अगर ये होता तो सिद्धांत तो कटते भी हैं, सिद्धांत तो टूटते भी हैं, और सिद्धांत लाइफ में अप्लाई हो ये जरूरी नहीं है। सिद्धांत लाइफ में अप्लाई हो ये जरूरी नहीं है। बल्ब जलता है, बल्ब की रोशनी होती है, लेकिन इसके पीछे का सिद्धांत क्या है मुझे नहीं पता, तो मुझे सिद्धांत से मतलब नहीं, मुझे रोशनी से मतलब। तो ये मानक है, मानक, पैरामीटर्स। नैतिकता एक मानकीय विज्ञान है, ये आपको कुछ पैरामीटर्स देगा, एक स्केल देगा कि यहां से यहां तो सही, यहां से यहां तो गलत। 4 रोटी की भूख है, अगर 4:30 तक खाई तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 खाई तो थोड़ी तकलीफ हो जाएगी, 7 खाई तो ज्यादा तकलीफ हो जाएगी, 10 खाई तो आप बहुत ज्यादा बीमार हो सकते हैं। पैरामीटर्स। मुझे 1 लीटर पानी की प्यास है, 1.5 लीटर पिया तो ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे। 2 लीटर बहुत ज्यादा, 3, 4, 5, 6 लीटर वॉमिटिंग हो जाएगी, उल्टियां हो जाएगी, नहीं पी सकता। पैरामीटर्स। उसी तरह नैतिकता, यहां तक करूंगा तो सही है, ये प्रिंसिपल्स फॉलो करूंगा तो सही है, फिर गड़बड़ हो सकती है। सिंपल, थोड़ा सा अपने माइंड में इस चीज को सिंपल रखें आप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और इसको इसी तरीके से निकालने का तरीका बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ड आता है कैजुइस्ट्री। कैजुइस्ट्री को अपन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ कैजुइस्ट्री। कैजुइस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन है और कैजुइस्ट्री का क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कैजुइस्ट्री मीन्स व्हाट। एंड तो
कैजेस्ट्री को समझने का एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं आपको, शायद आप समझ पाए कैजेस्ट्री क्या है। मूवीज में आपने देखा होगा, अपराधी जाता है, अपराधी कोर्ट रूम में पहुंचता है, अपराधी गीता के ऊपर हाथ रखकर कसम खाता है कि मैं कसम खाता हूं कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अब मुझे आप बताइए कि क्या सच में वो सच बोलता है या नहीं बोलता है? दिस इज द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक नैतिक दायित्व हो गया उसका कि भैया तूने गीता की कसम खाई है ना, तो अब तू झूठ मत बोलना, वरना तुझे पाप लगेगा, तुझे दंडित किया जाएगा। ये जज साहब नहीं करेंगे तो ऊपर वाला करेगा, ये प्रकृति तुझे दंडित करेगी, तेरा ईमान, आपका जो सेल्फ है वो आपको मारेगा रोज, तो झूठ मत बोलना। कैजेस्ट्री एक ऐसा प्रोसीजर है, कैजेस्ट्री एक ऐसा सिस्टम है, कैजेस्ट्री एक ऐसी साइंस है, या कैजेस्ट्री एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर ये कहा गया है कि व्यक्ति ने अगर किसी भी कंसेप्ट की, किसी भी वस्तु की, किसी भी विचार की अगर शपथ खा ली है, कसम खा ली है, तो वो अब उस नियम पर खरा उतरे, इसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है। मतलब एक तरह से एक एथिकल एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश की जाती है विद द हेल्प ऑफ कैजेस्ट्री। कैजेस्ट्री के कारण एक थोड़ा सा माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता है कि भैया देख, तुझे भगवान की कसम है, झूठ मत बोलना, तो वो भगवान की कसम सुनकर थोड़ा सा सच्चाई की तरफ चला जाता है। कैजेस्ट्री एक तरह से कल्पना है, अभिकल्पना है, हाइपोथेटिकल है, बट फिर भी एथिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में कैजेस्ट्री का अपना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम कहते हैं इस जानवर को मत मारना, दंड मिलेगा, पाप मिलेगा, इस वृक्ष को मत काटना, इसमें भगवान बसते हैं, पाप मिलेगा। कैजेस्ट्री एक सिद्धांत हमें समझा दिया गया और हमें कहा गया इसको फॉलो करना, वरना तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। ये कैजेस्ट्री कहलाती है। अब एक दो क्वेश्चंस देखते हैं अगर हम कैजेस्ट्री के, तो देखिएगा, जैसा क्वेश्चन नंबर 5 ही आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखाई दे रहा है कि भैया वो कौन है जो सिद्धांत के नियमों को लागू करके जो एथिकल प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करने का एक मेथोडोलॉजी है या एक सिस्टम है। कैजेस्ट्री ये सिद्धांत हैं, उन्हें मैंने अप्लाई किया, अप्लाई करके एथिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, दिस इज कॉल्ड कैजेस्ट्री। ये कैजेस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन है, ध्यान रखना। इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया जस्ट, क्योंकि क्वेश्चन डेफिनेशन का गया था। कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं, कुछ मान लीजिए साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ये प्रिंसिपल्स हैं, कुछ नेचुरल प्रिंसिपल्स हैं, व्हाटएवर। लेकिन उनको अगर मैं अप्लाई करता हूं तो एथिकल प्रॉब्लम्स को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं उनको अप्लाई करके, तो ये प्रोसेस जो कहलाएगा, ये जो प्रोसीजर कहलाएगा, ये कैजेस्ट्री कहलाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। कैजेस्ट्री के बहुत क्वेश्चंस हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं। तो मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया, कैजेस्ट्री का ध्यान रखिएगा, तो क्वेश्चन सब आप क्या सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। देखिए छोटी छोटी क्लासेस ही हम करेंगे, मैं बड़ी ज्यादा क्लास नहीं करता हूं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ताकि आप बोरियत ना हो आपको। इसलिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR आप जानते हैं, ये किससे संबंधित है। अब इसकी इंग्लिश अगर मैं करूं तो वैसे यहां लिखा हुआ भी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कॉर्पोरेट और चिकित्सा, क्या कॉर्पोरेट या व्यापार, क्या कॉर्पोरेट और मीडिया, या फिर जैव नैतिकता। ऑब्वियसली बात है, ये तो एक अंधे बच्चों को भी अगर आप समझाएंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि कॉर्पोरेट और व्यापार तो लगभग एक ही चीज है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग ही यही था कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कॉर्पोरेट भी निभाए, कॉर्पोरेट भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का वहन करें, ताकि सोसाइटी को थोड़ा सा एम्पावर किया जा सके। तो ये जो जितने भी बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, ये एजुकेशन को लेकर के, वृद्धावस्था को लेकर के, जॉब को लेकर के, एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम को लेकर के अलग अलग तरह से मूवमेंट्स चलाते हैं और अपने टोटल रेवेन्यू का 2% ऑफ कलेक्शन जो है ये इसमें डालते हैं, ताकि सोसाइटी के अंदर हमारा जो एक्स्ट्रा पैसा है, जो एक्सेस पैसा है, वो वापस जाए, रिटर्न हो। बेसिकली रिटर्न है ये, सोसाइटी को हम वापस दे रहे हैं पैसा। इसलिए आपने नोट किया होगा जितने बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं उनका खुद का एक पर्सनल NGO होता है,
तो ये जो अपना CSR का पैसा होते हैं वहां से निकाल करके अपने एनजीओ में डाल देते हैं, एनजीओ समाज में पैसा डाल देता है। जैसे कि इंडिया में एड्स के ऊपर काम होता है, या फिर मैं मान लीजिए कैंसर के ऊपर काम होता है, या मान लीजिए मैं कहता हूँ कि पोलियो पोलियो के ऊपर काम होता है, या मान लीजिए मैंने कहा कि गरीबों की शिक्षा के ऊपर काम होता है, स्वास्थ्य के ऊपर काम होता है, कपड़ों के ऊपर, घर के ऊपर, मकान के ऊपर, खेत के ऊपर, जानवरों के ऊपर, जितने भी ये काम हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पे काम कर रही है। जैसे कि ये जो बीमारियां हैं, जैसे कि एड्स है, कैंसर, इनकी अवेयरनेस कैंपेनिंग करना, लोगों को इस बारे में अवेयर करना, गवर्नमेंट और प्राइवेट ये साथ में करते हैं। तो जो प्राइवेट वाला काम कर रहा है वो CSR के तहत कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, ये कि वो समाज को जागरूकता भी दे, समाज को एक नई डायरेक्शन भी दे और समाज को सुधारे, ये उसकी जिम्मेदारी है। दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आगे देखते हैं, ये इसको हम पार्ट्स के अंदर कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आगे देखते हैं इसको।